बहुत आसान है। मोदी जी को बदनाम करने की तो कोशिश हो सकती है ये। नहीं तो मोदी जी को अगर बदनाम करने की साजिश करी है रमेश विधूड़ी ने, तो मोदी जी को क्यों इंतजार कर रहे हैं परसों से अब तक? भाई 36 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, क्यों चैन से बैठे हुए हैं? अब तक तो उसकी सदस्यता रद्द करके हमेशा हमेशा के लिए पार्टी से उसको बाहर कर देना चाहिए था। उसके हिसाब से हाँ तो कानून ही के हिसाब से तो होगा। संजय सिंह कैसे हो गया आप? मतलब वो अधीर रंजन चौधरी को कैसे कर दिया था? वो तो हेट स्पीच दे रहे थे ना। इससे ज़्यादा हेट स्पीच क्या होगी? भड़वा, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, देख लूंगा बाहर, इसको तो बाहर देख लूंगा। आबिद साहब, नई संसद और संसद में नए नए तरीके से बयान जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। दानिश अली के लिए जो बयान दिया गया जिस तरीके से, और रोने पर मजबूर कर दिया दानिश अली को, किस तरह देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? ये असल में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी विपक्ष की राजनीति के भी खिलाफ है। और ये सत्ता पक्ष की जो है गुंडई है, मवालीपन है, लुच्चापन है, बदमाशी है, और एक इसको यूँ कह लीजिए कि विपक्ष को डराने धमकाने और डरा धमका करके चुप करने की एक राजनीति की शुरुआत है, जो नए संसद भवन से जिसका उद्घाटन करवाया है नरेंद्र मोदी जी ने रमेश विधूड़ी से। इसके लिए मोदी साहब मुबारकबाद के पात्र हैं, उनको मुबारकबाद। नए भारत की, नए संसद की, नई परंपरा की, नई भाषा की, नए तरीक़े की बहुत बहुत मुबारक। मोदी जी बहुत ज़माने से जो है एक ढोंग करते घूम रहे हैं पूरे दुनिया में कि साहब भारत विश्व गुरु हो गया। वो भारत के नाम पर असल में खुद को विश्व गुरु बताना चाह रहे हैं कि मोदी विश्व गुरु हो गए हैं। ये तो मोदी जी थोड़ा ही ना करा रहे हैं ये सारे काम। तो और कौन जिम्मेदार है इस पार्टी में? मोदी के अलावा कोई है क्या? बता दो मुझे कि फला आदमी है तो कोई। मोदी जी ने थोड़ा ही कहा है कि आप ऐसे बोलो। अगर नहीं कहा है तो बाहर कर दो ना, करवा दो, रद्द करवा दो उसकी मेंबरशिप, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई मोदी जी ने नहीं करवाया। बहुत आसान है। मोदी जी को बदनाम करने की तो कोशिश हो सकती है ये। नहीं तो मोदी जी को अगर बदनाम करने की साजिश करी है रमेश विधूड़ी ने, तो मोदी जी को क्यों इंतजार कर रहे हैं परसों से अब तक? भाई 36 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, 48-50 घंटे हो रहे हैं अब तो क्यों चैन से बैठे हुए हैं? अब तक तो उसकी सदस्यता रद्द करके हमेशा हमेशा के लिए पार्टी से उसको बाहर कर देना चाहिए था कि इस आदमी को कभी टिकट नहीं मिलेगा, इस आदमी को बिल्कुल जो है कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की रहने का। ये तो संसद में गुंडा है ये, जो कानून है जो बना हुआ उसके हिसाब से। हाँ तो कानून ही के हिसाब से तो होगा। संजय सिंह कैसे हो गया आप? मतलब वो अधीर रंजन चौधरी को कैसे कर दिया था? वो तो हेट स्पीच दे रहे थे ना। इससे ज़्यादा हेट स्पीच क्या होगी? भड़वा, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, देख लूंगा बाहर, इसको तो बाहर देख लूंगा। इससे बड़ा आतंकवाद कुछ होगा क्या कि संसद का एक सदस्य एक दूसरे संसद के सदस्य को खड़े होकर के हाउस के अंदर ये धमकी दे कि इसे बाहर देख लूंगा? इससे बड़ा आतंकवाद क्या होता है? तो ये जुर्म नहीं है क्या? अब ये तो इतना बड़ा जुर्म है कि एफआईआर करा के स्पीकर को चाहिए था कि अब तक जो है पुलिस को इंस्ट्रक्शन देते कि इसके खिलाफ एफआईआर करके इसको जेल में फेंक दो, और फौरी तौर से कार्रवाई करके उसकी सदस्यता को रद्द करते और आइंदा के लिए उसे नाअहल करार दिया जाता कि ये आदमी इसका अहल नहीं है कि इसको संसद का सदस्य बनाया जाए। और अगर आप वाकई इतने हितैषी हैं मोदी जी के, तो मेरी बात पहुंचा दीजिए मोदी जी को। रो रहे हैं दानिश अली? नहीं, दानिश अली तो इसलिए रो रहा है ना कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक सभ्य आदमी है। उसके माँ बाप ने, उसके घर वालों ने, उसके टीचर्स ने, उसके उस्तादों ने, उसकी दानिशगाह ने, उसकी जामिया ने, जहाँ से उसने तालीम हासिल करी है, जहाँ से उसने अपने घर में संस्कार सीखे हैं, तरबियत हासिल करी है, अखलाक सीखे हैं, उन्होंने उसको ये सिखाया है कि गुंडे के साथ गुंडा नहीं बनना होता है। शरीफ आदमी जो है वो गुंडा नहीं बन सकता, वो लुच्चा नहीं बन सकता, वो लफंगा नहीं बन सकता, वो मवाली नहीं बन सकता, वो मवालियों की भाषा नहीं बोल सकता। क्यों? कि उसके संस्कार उसे रोकते हैं। फिर उसमें फ़र्क क्या रह जाता? वो जानवर अगर है तो ये भी उसके जानवरों की सी भाषा बोलने लगे, उसके बाद तो क्या फ़र्क रह गया फिर उसमें? नहीं तो सड़कों से वो तो इसलिए किस तरीके के बयान होंगे क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे भाई कि नरेंद्र मोदी अगर वाकई नए भारत का सपना देखते हैं और नया भारत बना रहे हैं, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ और सारी दुनिया यही समझ रही है, बल्कि देख रही है कि मोदी ने ये नया भारत बनाया है, नई संसद का उद्घाटन किया है कि जिसमें नई भाषा, नया तरीका, नई शैली ये ईजाद की है। और उन लोगों को, और ये चूँकि अब से नहीं है ये सिलसिला बीजेपी में,
आपको याद होगा 2020 में एक 3rd ग्रेड के नौजवान मंत्री ने गोली मारो का नारा लगाया था, वो फौरन जो है कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया और 2 बड़े अहम विभाग उसको मिल गए। इसी तरह एक और ने जो है कुछ नारा लगाया था, उसे पदोन्नति मिल गई। किसी एक तीसरे ने इसी तरह से जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उसको भी पदोन्नति मिल गई। तो मोदी जी की पार्टी में तो जो जितना ज़्यादा जहर उगले, जो जितना ज़्यादा जो है कमीनापन दिखाए, जो जितना ज़्यादा लुचापन दिखाए, जो जितना ज़्यादा टुच्चापन दिखाए, जो जितना बड़ा मवाली होगा, उतना ही जो है उसको जल्दी पदोन्नति मिलती है। नहीं तो पार्टी में बीजेपी में मुसलमान भी तो है ना, विपक्ष के मुसलमानों को क्यों इतना बुरा लगता है? कौन कौन मुसलमान है बीजेपी में? बीजेपी पार्टी में बहुत सारे मुसलमान। कौन सा है बताओ ना। मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ है शाहनवाज और मुख्तार और बहुत कहाँ है बताओ ना, कहाँ है बताओ ना, कौन सी सीट पे हैं? पार्लियामेंट में के मेंबर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, कहाँ हैं बताओ? पार्टी में जुड़े हुए हैं ना। अरे पार्टी में तो सैकड़ों मजदूर फिरते हैं घूमते हुए। मजदूर कह रहे हैं आप? और क्या है वो? और क्या है वो मजदूर से भी बदतर है इस वक्त। तो मजदूर की भी कोई हैसियत होती है, उसे भी कुछ मिल जाता है शाम को मजदूरी करने के बाद, उन्हें तो वो भी नहीं मिलता। कभी आप राजनाथ सिंह को जो है मजदूर बता देते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती पार्टी के अंदर। देखिए राजनाथ सिंह का जो क्लेवर था, जो हैसियत थी हिंदुस्तान की सियासत में, उन्होंने खेद व्यक्त किया ना रमेश बिधूड़ी की इस बयान पर। वो उनका बयान जो है जरा सुन के देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा खेद है वो। तो वो भी डरते हैं क्या रमेश बिधूड़ी से? रमेश बिधूड़ी से नहीं, वो मोदी से सब डरते हैं, क्योंकि वहाँ जो है जितने कुकृत्य हैं वो सारे नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए किए जाते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का केस मालूम है आपको? वो तो सीधे सीधे गोडसे की पूजा करवाती है, गोडसे का मंदिर बनवाने की बात करती है। नरेंद्र मोदी ने उसी को तो कहा था ना कि मैं दिल से नहीं माफ़ कर पाऊंगा उसको। नरेंद्र मोदी साहब दिल से माफ़ नहीं कर पाते और 2 महीने के बाद जो है वो होम मिनिस्ट्री में की जो है कमेटी के मेंबर बन जाती है, संसद की जो होम मिनिस्ट्री की कमेटी होती है। तो ये तो हाल है नरेंद्र मोदी साहब तो जो हर है। चीज के जिम्मेदार मोदी जी थोड़ा ही ना है, हर चीज का जिम्मेदार जो है मोदी जी को बना दिया जाता है। और कौन जिम्मेदार हो? घर का मुखिया कौन है भाई? इस सरकार का मुखिया कौन है? तो पूरे देश के मुखिया हैं। तो पूरी सरकार का मुखिया है, और उस सरकार में जितने भी छोटे बड़े अंग हैं, जितने भी छोटे बड़े सदस्य, सब के कुकृत्यों के जिम्मेदार मुखिया है सरकार का। और नहीं तो वो बाहर करे, पनिशमेंट करे उनको। तो पार्टी के लोग ही बदनाम करा रहे हैं क्या मोदी जी को? क्या लग रहा है? अब वो पार्टी के लोग नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। मोदी खुद जो है वैसे ही वातावरण बनाना चाह रहे हैं, उसी पे वो काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और उसको उन्होंने बनाने में वो कामयाब हैं। वो जो विश्व गुरु का ड्रामा करते फिर रहे थे, वो विश्व गुरु इसी काम के बने हैं। देखिए भारत की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में लुच्चापन, टुच्चापन, मवालीपन, गुंडाई, दबंगई, बदमाशी, मक्कारी, फ्रॉड, चोरी, चकारी, ये सारे कामों में मोदी की सरकार, मोदी की सरपरस्ती में जो सरकार के ये काम कर रहे हैं लोग, वाकई इन सब कामों में मोदी विश्व गुरु बन गए हैं। इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। कहा गया ना सबका साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ पर। अरे सबका साथ आप लाख कहते रहे, उसने अगले ने क्या माना? अगला तो ये कह रहा ना कि नहीं आपके यहाँ झूठ बोल रहे हैं आप। क्या बिल्कुल खुल के कहलवाते हैं कि वो ये कहे मोदी साहब को खड़े होकर के मोदी साहब तुम झूठ बोल रहे हो? अब रमेश बिधूड़ी की जो है यही वीडियो वायरल हो रही है, सारी दुनिया में वायरल हो रही है। कि सारी दुनिया को दिख नहीं रहा है कि ये है असली वाला भारत, ये है असली वाला लोकतंत्र भारत का मोदी का, ये है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? दुनिया नहीं देख रही है क्या? तो ये सारा ड्रामा जो है, देखिए सीधी सी बात है, गुंडागर्दी, लुच्चई और दबंगई, लफंगई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मोदी के दौर में हो सकती थी वो मोदी साहब ने कराई है, और वो सारी पार्टी को उसी रंग पे लेके गए। इसके लिए जो है वो आप उनको मुबारकबाद दीजिए, उनको विश्व गुरु बताइए। वो इस काम में वाकई विश्व गुरु बन गए हैं कि सियासत को उठाई गिरों का जो है उन्होंने वो बना दिया है कि शरीफ लोगों को जो है वहाँ रोना पड़ता है। शरीफ अगर कोई है संसद का सदस्य तो उसे देश के भविष्य के बारे में सोच करके, अपने देश की संसद के भविष्य के बारे में सोच करके और वहाँ होने वाले वाकयात को देख करके उसको रोना पड़ता है। उन्होंने तो छोड़ने का मन बना लिया, कह रहे हाँ, तो कार्रवाई नहीं होगी तो मैं एक वही क्या भाई, अगर यही हालात रहेंगे तो और भी लोग छोड़ देंगे, और नहीं तो भाई सीधी सी बात यह है कि या तो मोदी साहब जो है और लोकसभा के स्पीकर साहब जो हैं उसको सज़ा दें, उसको सस्पेंड करें, हमेशा के लिए उस पर पाबंदी लगाएं और उसको जेल में भेजें। दूसरा ये है कि फिर विपक्ष की पार्टियों को जो है ये स्टेप लेना पड़ेगा कि उन्हें जो है बिल्कुल एक साथ होकर के इस गुंडागर्दी के खिलाफ बिल्कुल एक मजबूत दीवार बन के लड़ाई लड़ना पड़ेगी। विपक्ष ने तो 2 मुसलमानों की पार्टियों को छोड़ दिया, ना असदुद्दीन ओवैसी को लिया, ना अजमल साहब को लिया।
देखिए साहब, ये कैसा अलायंस है? देखिए वो अलायंस उनकी मर्जी है कि आप तो फिर कैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो आवाज उठाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ भाई, वो कोई वहाँ मुसलमान का मसला नहीं हो तो बीएसपी का है, कोई मायावती तो मुसलमान नहीं है। जाके गले मिल रहे हैं ना राहुल गांधी भी। अरे तो मैं तो या सड़कों पे उतरेंगे? मैं कह रहा हूँ ना आपको कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि साहब मायावती जो है वो इसमें है नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है दानिश के को गले लगा रहे हैं जाके, और उसको ये कह रहे हैं कि साहब नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। और भी लोग कह रहे हैं, और भी लोग गए हैं लोकसभा के मेंबर्स या दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी कुंवर दानिश से बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो इस तरह से एक एक करके सबको दलील करेंगे ना फिर। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि वो पार्टी पोजीशन को एक तरफ उठा के रखें, पक्ष विपक्ष को एक तरफ उठा के रखें, अलायंस बे अलायंस को उठा के एक तरफ रखें। सीधी सी बात यह है कि इस गुंडागर्दी, इस लुच्चापन, इस बदमाशी और इस बेईमानी और इस आतंकवाद के खिलाफ ये जो लोकसभा के अंदर, लोकसभा का एक सदस्य जो है सत्तारूढ़ दल का, जो आतंकवाद कर रहा है, जो धमकी दे रहा है जिस तरह से, इसके खिलाफ जो है विपक्ष को और पूरी सियासी पार्टियों को एक साथ मजबूत दीवार बन के लड़ाई लड़नी चाहिए कि भाई मोदी साहब या तो इसको बर्खास्त करो, इसके मेंबरशिप जो है ख़त्म करो, इसको जेल भिजवाओ, और नहीं तो जो है फिर आपको एक्सपोज करेंगे। चूँकि ये सब कुछ आपकी ईमा पर हो रहा है, आपकी मंशा के मुताबिक हो रहा है, आपके इशारों पर हो रहा है। ये जो क्रिमिनल लोग हैं, जो दुश्मनी नफरत का माहौल बनाने वाले लोग हैं, इन पर असर जब ही पड़ा है कि जब ये 15-20 पार्टियों ने एक साथ होकर के एक फ़ैसला लिया है, और जब ये खुद पहले एक साथ नहीं थे उस वक़्त जो है इनका फ़ैसला भी एक साथ नहीं हो सकता था। इसलिए उनका कोई किसी एक का कोई फ़ैसला होता तो इन पे कोई असर भी नहीं होने वाला था। अब जो फ़ैसला हुआ है उसका असर हुआ है, और ये चीख पुकार जो मच रही है। और आपने एक बात देखी इसमें बड़े मज़े की, जितना इन गोदी दलालों को, गोदी दल्लों को, नफ़रत के जो ये दल्ले हैं, दुश्मनी और नफ़रत फैलाने वाले, जितना कष्ट इनको हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी वालों को हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लीडर, बीजेपी के छुट भैये, वो सारे के सारे जो है इस कदर उनके पेट में दर्द है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन दलालों का बाइकआउट का नहीं उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि इनका ऐलान कर दिया कि इनका बाइकआउट कर रहे हैं। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है कि इनकी नफ़रत और दुश्मनी और दुर्भावना फैलाने वाली जो राजनीति के लिए वो टूल का काम करते थे, जो इनके लिए माहौल बनाते थे, पार्टी बनकर इनकी तरफ से बैटिंग करते थे और किसी को बोलने नहीं देते थे, उनकी आवाज़ें बंद कर देते थे, माइक की आवाज़ें उनकी स्टूडियो से बंद कर देते थे। विपक्ष वाला अगर कोई बोलता था उसको सारे चीख चिल्ला के एंकर ही जो है वो प्रवक्ता बन जाते थे बीजेपी के। इसलिए बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो हमारे लिए भौंकने वाले जितने थे उन सब के मुंह पर इन्होंने जो है एक साथ जो टेप चिपका दी है। तो अब क्या लग रहा है, दानिश अली के लिए आवाज़ उठाई जाएगी सड़कों? बात दानिश अली का मसला नहीं है। देखिए, मैं इसको दानिश अली का, कुंवर दानिश अली का मसला मैं नहीं मानता इसको, ना ये है उसका मसला। अगर उसका ज़ाती मसला होता तो वो निपट लेता, थोड़ी देर में ही निपट लेता, निपटा लेता मैं उसको। ये मसला है असल में हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का, हिंदुस्तान के 120 करोड़ अवाम का मसला है। ये हिंदुस्तान की एक सभ्य सियासत का मसला है, ये कि इस मुल्क के लोकतंत्र के बचने ना बचने का मसला है, ये इस देश के भविष्य का मसला है, ये कि भाई ये आखिर जा कहाँ रहा है। इसलिए इस पर जो है, अगर सत्तारूढ़ दल में कुछ नेता ऐसे हैं कि जिनके पास ईमान और ज़मीर नाम की कोई चिड़िया भी ज़िंदा है तो उनको भी विचार करना चाहिए, और अगर उनके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं बची है तो फिर विपक्ष वालों को ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए कि भाई अब इसके लिए जो है उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, और वो इस लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं, और कैसे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इस लड़ाई को लड़ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब अब ऐसा नहीं है कि साहब आपने खड़े होकर नारा लगा दिया। अब तो इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, और इस तरह के जितने गुंडे, लुच्चे, लफंगे, गुंडई दिखाने वाले, बदमाश, मक्कार, हरामखोर जितने भी हैं, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो या उसके साथ में और दूसरे हों, चाहे वो नारा लगाने वाला हो या कोई और हो, या वो परवेश वर्मा हो, साहब सिंह वर्मा का बताइए, साहब सिंह वर्मा एक इतना सभ्य, इतना अच्छी ज़बान, इतना अच्छा इंसान, उसका बेटा जो है वो इतना बड़ा क्रिमिनल, मक्कार, बेईमान, लुच्चा लफंगों की तरह बात करने वाला। तो इस तरह के जितने लोग भी हैं, इन सब को जो है एक्सपोज करने की ज़रूरत है, इनको किनारे करने की ज़रूरत है।